इस दिन के बाद इसने खाना पीना छोड़ दिया था, बाहर जाना भी तर्क कर दिया था, घर में किसी से मुखातब नहीं हुआ था। वो न ही सरदार हश्तम के कमरे में गया था। ज़ैनब बेगम ने कमरे का दरवाजा खोला, जहां अंधेरा था, लाइट ऑन करते, इसके पास बैठकर इसके बालों में हाथ फेरा। इतना नाराज है मेरा बेटा कि माँ को देखेगा भी नहीं। महद खान ने झट से सर इनकी गोद में रखा। बाहर खड़े हश्तम खान मुस्कुराए थे। वो कितना भी नाराज क्यों न होता, इसके लिए सबसे ऊपर इसके वालिदैन थे। यह इसने साबित कर दिया था। वो इनकी इज्जत सबसे ऊपर रखता था। ऐसा क्या है इस लड़की में, जो हमारा शेर इतना पागल हो गया है कि खाना पीना छोड़ दिया है। बस मेरे दिल को भा गई है वो। इसमें मेरी गलती नहीं थी। बचपन से बाबा ने मुझे वो चीज दिलवाई है जो मुझे पसंद आई है। तो अब क्यों? क्योंकि वो चीज नहीं, एक जीती जागती इंसान है। और आप जानते हैं कि वो हमारी बिरादरी की नहीं। मामा, इन बिरादरियों में कुछ नहीं रखा। वो झुंझलाया। ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन आपके बाबा को ये बात कोई नहीं समझा सकता। आप भी नहीं। पर क्यों मामा? जनरेशन गैप है। आप दोनों बहुत सी बातों पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि इनकी सोच अलग है, आपकी अलग। वो दुनिया को अलग नजर से देखते हैं। हम, इसने बालों में हाथ फेरा। पर एक आखिरी बार बात मान जाए बाबा, मैं इसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। और ऐसी बेमतलब की जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं है ना। किसी न किसी रोज इस तन्हाई से दम तोड़ जाऊंगा। बाहर खड़े हश्तम खान लर्ज गए थे। वो मन्नतों से मांगी औलाद आज खुद मरने की बात करने लगी थी। वो अंदर दाखिल हुए और इसके पास जाकर बैठे। इसने फौरन उठकर अपने बाप को गले लगाया था। नाराज है हमारा शेर। इस दिन के बाद इन दोनों का ही एक दूसरे से सामना नहीं हुआ था, और शायद यही महर चाहती थी। इसे फाजिल खान शुरू दिन से नहीं पसंद था। इसकी आदतें, इसका रहन सहन तो दूर की बात थी। और फिर इन्हें एक रिश्ते में जबरदस्ती बांध दिया गया, ये कहकर कि खानदान की लड़कियां बाहर नहीं ब्याही जाती। इसे हमेशा लगता था कि वो फाजिल खान से बेहतर कोई डिजर्व करती है। इसने वो शख्स कभी नहीं चाहा था जो शराब और शबाब दोनों में दिलचस्पी रखता हो, ये जानते हुए कि दोनों ही हराम हैं। इसने खुद को हमेशा किसी की अमानत समझा था, लेकिन वो शख्स जो खुद भी इसकी अमानत था, दूसरों को अपना आप सौंपकर खयानत कर चुका था। इसे इस घर के मर्द पसंद ही नहीं थे शुरू से। इसकी अपने बाप से भी कुछ अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, न इन्होंने बनाई थी कभी। इसे इस घर के तमाम मर्द में रहने वाले लगते थे। और यह सच था, वो सब अपने आप को बेहतरीन समझते थे। कोई इस घर की औरतों से पूछता कि कितने बेहतरीन हैं वो, शायद खुद के लिए इन्हें इनके चुने लफ्ज गाली लगते। इसे फाजिल खान भी एक आंख नहीं भाता था। निकाह के मजबूत रिश्ते के बाद भी इसके दिल में कोई जज्बा नहीं पैदा हुआ था। हाँ, लेकिन उस रात इसकी कुर्बत में दिल पहली बार धड़का था। इसे पहली बार एहसास हुआ कि इसका रिश्ता फाजिल खान से कितना गहरा है। पहली बार दिल ने एक बीट मिस की थी, लेकिन वो दोबारा अपने खोल में जल्द ही बंद हो गई थी। वो हर रोज अपनी बड़ी बहन के चेहरे या जिस्म पर एक नया जख्म देखती थी। हर जख्म इसे मर्द से मजीद मुतफिकिर कर देता था। आज भी इसकी बहन बुरी हालत में पड़ी थी। शायद आज इससे मुंसलिक मर्द हैवान बन गया था। इसका पूरा जिस्म बेजान था। वो मर्द के इस रूप को देखकर डर गई थी। नहीं, आपसे भला नाराज हो सकता हूँ। कल बुलाए इन्हें। अगर मेरे बेटे की यही ख्वाहिश है, तो यही सही। ऐसे 100 उसूल हम तोड़ देंगे, जो मेरे बेटे की जिंदगी पर भारी होंगे। आर यू सीरियस? सच में बाबा? बिल्कुल। बचपन से हमने तुम्हारी और शाहनवाज की हर ख्वाहिश पूरी की है, तो आज क्यों नहीं? क्या बात है बाबा, आज मेरी भी एक बात मान जाएं। शाहनवाज अंदर दाखिल होता हुआ बोला। आओ मेरी जान, बोलो क्या चाहिए है। इन्होंने अपने खूबरू जवान बेटे को देखा। सब तो इन्हीं से था, फिर कैसे ये नाम नहाद उसूल और रसूमात। मैं अपना हिस्सा लेना चाहता हूँ। इसकी बात से खुशगवार माहौल यकदम बदला था। ज़ैनब खान ने गहरी सांस भरी। क्या चाहिए? हमें बताओ, हम दिलवा देंगे।
लेकिन अभी तुम इतने जिम्मेदार नहीं हुए कि हम सब तुम्हारे हवाले कर दें। सरदार हश्तम खड़े हुए। क्यों? मेरी बार क्या हुआ? सरदार साहब, अभी अपने छोटे सपूत के लिए तो उसूल तोड़ दिए आपने। इतनी तफरीक क्यों? बल्कि हाँ, आपने बचपन से मुझ पर महत को फौकियत दी है। तमीज से बात करे लाला। महत खान ने टोका। हमने कभी तुम में और महत खान में तफरीक नहीं की। सब तुम्हें भी दिलवाया है। अगर महत की बातें मानी हैं, तो तुम्हारे सब गुनाहों पर पर्दा भी डाला है, जो तुम अब तक करते आए हो। देखा, इसकी ख्वाहिशात और मेरे गुनाह। वो चीखा। इन्होंने तसुफ से इसे देखा। वो बचपन से ऐसा था, एग्रेसिव, अपनी करने वाला। लेकिन इन्हें आज इसकी बात नागवार गुजरी थी। इनका दिल दुखा था। ठीक है, कल तुम्हें तुम्हारा सारा हिस्सा मिल जाएगा। तुम दोनों के हिस्से की जायदाद मैंने अलग तो कर ही रखी है, लेकिन चाहता था कि कब तुम जिम्मेदार हो, तुम्हें सौंपूं, ताकि मेरी मेहनत की कमाई को तुम अच्छे से तरक्की की मंजिलों पर ले जाओ। लेकिन खैर, कल शाम तक मिल जाएगा सब तुम्हें। लेकिन एक बात मेरी याद रखना शाहनवाज, अब हर नफा नुकसान के जिम्मेदार तुम होगे। इन्होंने तंबीह करना जरूरी समझा। ओके कूल, वो कहता बाहर निकल गया। बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न अभी न कभी। ये सब आपका कमाया है, बल्कि कल से सब में ज्वाइन कर रहा हूँ। सब खुद संभालूंगा। मेरा सब कमाया भी आपका है बाबा, आप रखिए। इन्होंने नम आंखों से इसे गले लगाया। ना जाने इनकी दोनों औलादों में इतना फर्क क्यों था। अरे आप लोग कैसी औरतें हैं, आवाज क्यों नहीं उठाती? आपकी ही बहू बेटी है, जो आज इस अबतर हालत में पड़ी है। वो तमाम औरतों को देखकर चीखी थी। महर जबान संभाल कर। क्या जबान संभाल कर ममानी? इस घटिया शख्स ने मेरी बहन पर जिंदगी तंग कर दी है, और आप भी मुझे ही जबान संभालने का कह रही हैं। मैं मानती हूँ, मेरी ही तरबियत में शायद कोई कमी रह गई। वो मुनमुनाई। एन की इस हालत पर वो भी इश्कबार थी। आप सिर्फ ये कहकर दामन नहीं छुड़वा सकती मुमनी। महर बस करो, आपकी इसकी माँ बोली। ये सब आपकी वजह से है मामा। आप कभी अपनी बेटियों के हक में आवाज नहीं उठा पाई। वो चीखी। तभी घर के मर्द आहिस्ता आहिस्ता अंदर आने लगे, जो बाहर किसी काम से गए थे। क्या मसला है? सरदार हश्तम ने कहा। मामू, मसला ये, आपका बड़ा सपूत, ये जिसने अपनी बीवी को मजाक बनाया हुआ है। वो आंसुओं समेत चीखी। आवाज आहिस्ता। हमारे घर में औरतों की आवाज हम ऊंची पसंद नहीं करेंगे। आवाज ऊंची पसंद नहीं करेंगे, लेकिन इतना तशद्दुद आप पसंद करेंगे। इसने सामने लेटी एन की तरफ इशारा किया, जो जख्मों से चूर थी। महर ताया जान, कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तुम अंदर जाओ, आपकी फाजिल खान बोला। नहीं आज नहीं, आज हिसाब होगा। इस शख्स को, इसने शाहनवाज की तरफ इशारा किया, जो इस ड्रामे से बेजार खड़ा था। इसको हिसाब देना होगा। सरदार हश्तम ने शाहनवाज की तरफ देखा, जो बेजार खड़ा था। क्या कहना चाहोगे बरखुरदार? यह मेरा और बीवी का मामला है। इसने एक ही जुमले में बात खत्म कर दी थी। देखा, यही है मर्दानगी, कि यह तो हमारा मामला है। कोई बोले ना। क्यों ना बोले? औरत भी अगर एक औरत के लिए नहीं बोल सकती, तो लानत है फिर। तमाम औरतों के सर झुक गए। महर, हम मसला हल कर लेंगे सब बड़े, सरदार हश्तम ने अब की आहिस्ता आवाज में कहा। शाहनवाज ऐसे खूंखार निगाहों से घूर रहा था। नहीं, ताया जान, जब बड़े गलत जा रहे हों, तो छोटों को इनको रास्ता दिखा देना चाहिए। सरदार हश्तम ने सुर्ख आंखों से अपनी बीवी की तरफ देखा तो वो निगाहें झुका गई। क्या कहेंगे अब आप? शाहनवाज साहब, तुम अपनी बकवास बंद करो। महरीन खान, यह मेरा और तुम्हारी बहन का मसला है, हम खुद ही हल कर लेंगे। जबान संभाल कर शाह, आपकी फाजिल खान भी बोला था। बाबा जान, जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। महत खान, जो तब से सब सुन रहा था, अपने बाप को देखता बोला। बोलो मेरे शेर भाई, गलती आपकी है, आपको इनसे माफी मांग लेनी चाहिए। महत खान ने कहा तो सबने दम साध लिया। शाहनवाज खान ने एक नजर इसे देखा, और एक जलती निगाह अपने बाप पर डाली।
फाजिल खान ने भी हाँ में सर हिलाकर अपनी रजामंदी का इजहार किया था। औरतें हैरान थीं, क्योंकि पहली बार किसी मर्द को माफी मांगने की तजवीज दी गई थी। जी बिल्कुल, पहली बार इस घर में सही फैसला लिया गया है। आपकी महर बोली। महर खामोश हो जाओ, अब तुम्हारी आवाज न आए। फाजिल खान की गंभीर आवाज गूंजी। आप सब मुझे चुप करवाने की बजाय अपनी हरकतों पर ध्यान दें। आपकी महर दुरुस्ती से बोली थी। फाजिल खान तैश के आलम में इसकी तरफ बढ़ा। वो जितना इससे आराम से बात कर रहा था, वो उतनी ही सर पर चढ़ रही थी। इसका हाथ थामा था फाजिल खान ने, कि इतने लोगों में इसे खुद की तजलील बर्दाश्त नहीं हुई थी। महर ने झटके से अपना हाथ इसके हाथ से निकलवाया। याद रखें, मैं अन खान नहीं हूँ जो दब जाएगी। माफी मांगो शाह नवाज, क्योंकि औरत के ऊपर हाथ उठाना हमें भी मंजूर नहीं। सरदार हश्तम ने इन्हें इग्नोर करते शाहनवाज से कहा। शाहनवाज ने झटके से सर उठाया। यह मुमकिन नहीं, आप हमारा हुक्म टाल नहीं सकते, सरदार हश्तम ने कहा। शाहनवाज ने एक सुलगती निगाह सामने मौजूद इस लागर वजूद पर डाली। मैं आगे से हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे कमरे की बातें कोई ऐसे भरी महफिल में उछाले। फाजिल खान, लगामें डालो। इस पर वो आखिर में महर को देखता फाजिल खान को तंबीह करता बोला, मुझे बेहतर पता है शाहनवाज, अपने काम से काम रखो। फाजिल खान ने बात खत्म करते कहा, और महर को वहां से ले गया। आहिस्ता आहिस्ता मजमा हट गया था। हर बार एक शर्मिंदगी ऐन खान की आंखों में होती थी कि सब इसके जख्मों को देख रहे हैं, लेकिन अब की बार नहीं थी। अब की बार इसने एक एक जख्म सबको चीख कर बताया था, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरा हक नहीं एक आजाद जिंदगी जीने का, जैसे यहाँ के मर्द जी रहे हैं? आज इसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल आया था। महर के हंगामा करने पर सब आ गए थे, वो शख्स भी जो इस हालत का जिम्मेदार था। एन ने इसे देखते नफरत से रुख मोड़ लिया। सबके कहने पर इसने माफी मांग ली थी, लेकिन एन खौफजदा थी अब इससे। लेकिन चेहरा को नॉर्मल रखा था, कोई इसे नहीं समझा था। हर बार एक औरत को समझौता करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्या वो एक मर्द जो इस पर जुल्म करता है, इसके साथ जबरदस्ती रहने के लिए बनाई गई है? इसे ये सवाल अंदर ही अंदर मार देते थे। 2 दिन इसने अपने घर गुजारे थे। सबने इससे हमदर्दी जताई थी, लेकिन इसे इस हमदर्दी की जरूरत नहीं थी। इसे चंद लफ्जों की जरूरत थी जो इसके हक में बोले जाते। महर छोटी थी सबसे, कितना भी चिल्ला लेती, जब तक घर के बड़े न बोलते क्या फर्क पड़ना था? इसके माँ बाप इसके लिए अश्कबार थे, लेकिन इन्होंने इससे नहीं पूछा था कि वो वापस जाना भी चाहती है। अब की नहीं, वालिदैन को हमेशा डर रहता है कि इनकी बेटी घर न बैठ जाए। डर बचा है, लेकिन क्या इसके लिए आप बेटी के मरने का इंतजार करेंगे? जब इसे कोई नहीं समझा था, तो वो चुप हो गई थी, एकदम चुप। कल इसे वापस हवेली छोड़ गए थे, सब नॉर्मल हो गया था इन सब के मुताबिक, लेकिन इसके लिए नहीं। जख्म मुंदमिल हो गए थे, लेकिन निशान अब भी बाकी थे, जो कब जाने थे पता नहीं। इसे एक तरह से सुकून था कि आजकल शाहनवाज शहर गया हुआ था, इसलिए वो सुकून का सांस ले रही थी। इसके दिल में इस शख्स का खौफ पंजे गाड़ बैठा था। अपने बड़े तरीक, हर आहट और दस्तक पर इसे लगता वो वापस आ गया है। इसके वापस आते इसकी जान एक बार फिर सूली पर चढ़ी थी, लेकिन इसने खुद को वक्त के धारे पर छोड़ दिया था। शाहनवाज ने इसमें तब्दीली महसूस की थी, लेकिन फर्क कहाँ पड़ता था? वो तो मगन था अपनी जिंदगी में। वो शहर अपनी जिंदगी जीने ही तो जाता था, जहाँ किसी का डर खौफ न था, कोई पूछने वाला न था। वो वही करता जो चाहता था, सारी सारी रात शबाब और शराब के नशे में गुम रहता था। एक अयाशी और सुकून भरी जिंदगी, ये ही थी इसके नजदीक। वही की एक रिकासा से दिल लगा बैठा था। वो इसके दिन रात वही गुजर रहे थे। अब मामला मोहब्बत का नहीं था, बस इसकी कुर्बत का नशा शाहनवाज को सब भुला देता था। यही वजह थी कि वो ज्यादा इसी के पास पाया जाता था।
सरदार हश्तम के बार बार बुलाने पर वो वापस आया था। कमरे में दाखिल होते, इसी शक्ल को देखते इसका मन खराब हुआ। उठो, खाना लाओ। हर वक्त बिस्तर तोड़ने की आदत लगा ली। मेरे पीछे से लगता वो जो सो रही थी, झटके से इसके उठाने पर उठी। अब मुंह उठाकर देखती रहोगी। खाना लाओ। अब की बार इसकी ऊंची आवाज से एन होश में आई और फौरन खाना लेने चली गई। खाना खाकर इसके बर्तन उठाए, वो इतनी खाली जहनी से बैठी थी कि ये भूल गई कि वो खाने के बाद चाय लेता था। मेरे जाने के बाद सब भूल गई हो, मालूम नहीं है। चाय पीता हूँ मैं। इसने कदम इसकी तरफ बढ़ाते इसे सोफे से जाढ़ाना तेवर लिए खड़े किया। वो डर गई थी कि अगले ही लम्हे इसे मार पड़ेगी इस गलती पर, लेकिन जान खलासी होते ही किचन में भाग गई। वो रात भी कई रातों की तरह गुजर गई थी। एक चेंज इसने शाहनवाज में नोट किया था। अब इसे इसकी कुर्बत नहीं चाहिए थी और हर हफ्ते इसकी एक रात जरूर शहर में गुजरती थी। अब भी वो वहीं से वापस आया था और झूमते सोफे पर गिर पड़ा। एन जो इसको खाने का पूछने लगी थी, इसकी सफेद कुर्ते पर लिपस्टिक के जाबजा निशान देखते चौंकी और फिर तंजिया मुस्कुराई। तो ये वजह थी इससे दूरी की। इसने एक नागवार नजर इस पर डाली और बिना इससे खाने का पूछे सो गई। यही गलती इसे भारी पड़ी थी जब सुबह के 4 बजे इस पर शाहनवाज ने ठंडा पानी फेंका था। रात क्या घोड़े गधे बेचकर सो गई थी। शर्म आया है कि बेच खाए है, वो इसके सर पर खड़ा पूछ रहा था। एन ने आंखें मसलते इसे देखा और फिर याद आया कि रात को इसने इसे खाना नहीं दिया था। शाहनवाज ने झटके से इसके साथ लेटते इसे अपने ऊपर घसीटा। औकात भूल गई हो लगता है एन खान अपनी, आज अच्छे से याद करवाता हूँ। एन ने रोते नमे सर हिलाया था, लेकिन इसकी ताकत के आगे बहुत बेबस थी। इसकी हर कुर्बत के बाद इसे खुद से वहशत होती थी। इसके हर लम्ज में एक नफरत होती थी। एन के लिए सरदार हश्तम को वो लोग ज्यादा पसंद तो न आए थे, लेकिन बेटे की खातिर चुप थे। महद खान के तो पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। वो अभी कुछ वक्त मांग रहे थे, लेकिन सरदार हश्तम अभी शादी करना चाहते थे। शाहनवाज अपना सारा हिस्सा ले चुका था। वो चाहते थे कि महद खान भी नई जिंदगी शुरू करे। काफी शशोपंज के बाद वो मान गए थे। अगले महीने शादी की तारीख रखी गई थी। आयजा शाह भी वापस जा चुकी थी। वो अपनी जीत की सरशारी में खुश थी। आखिर इस बार भी इसने वो पा लिया था जो चाहा था। क्या तुम्हें सच में पसंद है? वो शख्स आयजा, इसके बाप ने टोस्ट खाते कहा। नो डैड, नॉट रियली। मोहब्बत वहाबत सब बकवास है। दुनिया पैसे से चलती है। जो इसके पास मुझसे ज्यादा है। मैं एक आजाद और खुश जिंदगी इसके साथ गुजार सकती हूँ। इसके ये ख्यालात अगर खान हवेली में कोई सुन लेता तो शायद वो इस घर का हिस्सा कभी न बनती। शादी की तैयारियां मुकम्मल होते ही फंक्शंस का आगाज हो गया था। सारे फंक्शन वही हवेली में होने थे। हवेली की तमाम औरतें आयजा शाह से मिलने को बेकरार थीं। आखिर इन्हें इस घर के सबसे खूबरू मर्द ने चुना था। महद खान ने सब अपनी मर्जी का कराया था। रूम का पूरा डेको बदल दिया गया था। सारी सजावट इसने खुद करवाई थी। सरदार हश्तम बस इसे खुश देखकर खुश थे। कल इसकी बारात थी। पूरे शहर को मदऊ किया गया था। सारे इंतजामात मुकम्मल थे। अब तो खुश हो ना मेरे शेर। सरदार हश्तम ने इसके कंधे पर बाजू टकराते इसे हिसार में लेते कहा। वो जो कल की तैयारियों पर नजर डाल रहा था, मुस्कुराया। बहुत बाबा जान, आई लव यू सो मच। सब आपकी वजह से है। मैं बहुत खुश हूँ। शायद खुश भी छोटा लफ्ज है। ये मेरी जिंदगी का बेहतरीन दौर है। खुशी इसके चेहरे से झलक रही थी। घर की औरतें मजीद मुतजस्सिस हो गई थीं। इन्होंने महद खान को इतना मुस्कुराते और खुश पहले कभी नहीं देखा था। अगले रोज पूरा शहर मदऊ था। लोग सिर्फ महद खान की दुल्हन को देखने के लिए आए थे। वो सामने से अपने बाप के साथ चलती आ रही थी। इसके आते ही वहां चहमहगुइयां शुरू हो चुकी थी। वो हसीन लग रही थी बहुत, लेकिन नहीं, चर्चे इसके हुस्न के नहीं, इसके पहनावे के थे।
डीप रेड टेल लहंगा, जिसकी टेल पीछे तक फैली थी। सब ठीक था, लेकिन कुछ था जो इसे वहां के माहौल के लिए गैर मुनासिब बना रहा था। वो था इसका ऑफ शोल्डर चोली। वहां की औरतों ने इसे खास पसंद न किया था, लेकिन मर्दों को वो औरत एक आंख नहीं भाई थी। सरदार हश्तम की आंखें सुर्ख थीं। आज तक इन्होंने किसी को मौका नहीं दिया था कि कोई इनके खानदान पर कोई जुमला कसे, लेकिन आज इस एक लड़की ने भरे बाजार में इन्हें रुस्वा करवाया था। महद खान को भी इसकी हरकत शदीद नागवार गुजरी थी। घर की तमाम औरतों को वो खास पसंद न आई थी, क्योंकि इसने किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं की थी। महर ने इसका एटीट्यूड देखते इसे बुलाना जरूरी नहीं समझा था, और ऐन अपनी हालत के पेशे नजर आ नहीं पाई थी। महद खान ने तकरीब जल्दी खत्म करवा दी थी, क्योंकि वो जानता था कि इसके बाबा का नाम खराब हुआ है। सब अपने अपने घरों को रवाना हो चुके थे। शादी वाला घर होने के बावजूद हवेली में इतनी रौनक न थी। औरतों ने ही चंद एक रसूमात अदा की थी, जिसमें आयजा ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। इसलिए जल्द सब समेटते इसे महद खान के कमरे में बिठा दिया गया था। तुम्हें ये नहीं पहनना चाहिए था, आयजा, महद खान ने संजीदगी से कहा तो इसने एक अदा से इसे देखा और करीब आए। लेकिन ऐसा क्या गलत है इसमें? इसने महद की शेरवानी के बटनों पर हाथ फेरते कहा। हमारे यहाँ औरतों को आज़ादी है, लेकिन इस तरह की नहीं, और न मैं ऐसे आज़ादी समझता हूँ। हमारे यहाँ ऐसा लिबास गैर मुनासिब समझा जाता है। ओह, ओके डियर, क्या किया जा सकता है? मैं थोड़ा न किसी के लिए बदल सकती। तुम्हें बदलना होगा आयजा, मेरे लिए। अब तुम मेरे नाम से पहचानी जाओगी, और महद खान ये गवारा नहीं करेगा कि लोग इस पर या इससे मुंसलिक किसी भी शख्स पर कोई तंज कसे। उफ, ठीक है, बस भी करो अब। इतना अच्छा मूड था मेरा। स्पॉइल मत करो और मेरा वेडिंग गिफ्ट दो। महद खान ने गहरी सांस भरते इसे देखा, जो हसीन लग रही थी, और फिर मुस्कुराया, इस उम्मीद से कि वो बदल जाएगी। इसके हाथ में डायमंड रिंग पहनाते इसका हाथ चूमा तो वो सरशारी से मुस्कुरा दी। एक ही गिफ्ट लाए हो? इसने महद खान के करीब आते कहा तो महद ने झटके से इसे हिसार में लिया। हाँ, आज के लिए एक ही, पर मुझे और चाहिए थे। इतनी सारी चीजें। इसने महद की आंखों में आंखें डालते कहा तो वो मस्मराइज हुआ। कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है? ये मोहब्बत ही थी, जो महद खान को इसकी कोई भी बात बुरी नहीं लगी थी। न इसका अपने तोहफे का इतना खुल्लम खुल्ला मांगना, और न रवायती दुल्हनों की तरह शर्माना लजाना, बल्कि आंखों में आंखें डालकर बेखौफ से करीब आना। बाद में दिलवा दूंगा, जो चाहिए हो। पहले सुनो कि कितनी मोहब्बत है मुझे तुमसे। महद खान ने इसे हिसार में लेते कहा, और फिर अपनी मोहब्बत में इसे पूर भिगो दिया। खिड़की से झांकता चांद भी आज पूरी तरह नहीं निकला था। शायद इसे भी अंदाजा था कि महद खान की जिंदगी का उजाला बहुत जल्द खोने वाला है। एन ने वापस वही रूटीन अपना ली थी। इसे लगता था वो एक रोबोट है, जो अपनी जिंदगी शाहनवाज खान के मुताबिक जी रही है, और ये ही हकीकत थी। आज इसे सुबह से खुद की तबीयत खराब महसूस हो रही थी। अब भी इसके कपड़े इसे देती, वो वॉशरूम भागी थी। शाहनवाज ने मुंह बिसुरते इसकी ये हरकत देखी और बाहर निकल गया। वो भी मुंह साफ करती बाहर निकली, इस उम्मीद से कि शायद वो इससे हाल अहवाल ही पूछ ले। लेकिन वो भी नाश्ते की टेबल पर आई। ऑमलेट को देखकर इसका जी मतलाया। ये ही वजह थी कि वो अपना चम्मच प्लेट में सिर्फ घुमा रही थी। एन बेटा खाओ, क्या कर रही हो? अभी नाजिया खान ने अपनी बात मुकम्मल न की थी कि वो भागकर किचन में लगे सिंक पर झुकी। सब औरतें इसके पीछे आई थीं। मर्दों ने भी तशवीश से खाने से हाथ रोक दिया था। इसकी तबीयत न संभलते देख डॉक्टर को बुलाया गया था, और डॉक्टर की दी खबर ने पूरी हवेली के माहौल को बदल दिया था। खबर ही कुछ ऐसी थी, वो इस हवेली को इसका पहला वारिस दे रही थी। सरदार हश्तम और दराब खान ने पूरे शहर में मिठाइयाँ बांटी थी, लेकिन जिस शख्स को खुश होना था वो वैसे ही बैठा था, नॉर्मल, जैसे किसी और के मुतल्लिक बात हो रही हो।
इसका सारा ध्यान तो शहर में अटका था। वो जरूरी काम का कहता। शाम को ही शहर रवाना हो गया था। सबने कुछ खास तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन एन खान का दिल एक बार फिर बड़ा हुआ था। इसे लगा था शायद ये खबर इसके दिल में कुछ गुंजाइश पैदा करे, लेकिन वो अपनी जिंदगी की रंगीनियों में गुम था। सब इसका बहुत ध्यान रखते थे। वो खुद भी अब खुश रहने की कोशिश करने लगी थी। माँ बनने का एहसास हर एहसास पर भारी था। शाहनवाज अंदर दाखिल हुआ तो वो इसके कपड़े निकालने के लिए आई। एन, बात सुनो। इसका नर्म लहजा एन खान में एक नई उम्मीद भर गया था, जैसे सब बदल जाएगा। औरत कितनी बेवकूफ है ना, मर्द के एक बार हंसकर बात कर लेने से हर गम हर जुल्म भुलाए इसकी तरफ भागे चली जाती है। जी, इसने जी कहा तो शाहनवाज ने इसे अपने साथ सोफे पर बैठने का कहा। वो भी झिझकती बैठ गई। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए तुमसे। इसकी बात सुनते एन खान को लगा सातों आसमान इसके सर पर गिरे हैं। वो ये बात तो कम अज कम इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। आपका दिमाग खराब है। आप बाप हैं इस बच्चे के, एन ने खड़े होते कहा। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, मुझे ये नहीं चाहिए। शाहनवाज अब की चीख कर बोला। लेकिन क्यों? एन ने एक आखिरी बार कोशिश की थी, ताकि वो इसके दिमाग में चलती गंदगी को सुन सके। क्योंकि मुझे तुमसे अपनी औलाद नहीं चाहिए। मैं जल्द दूसरी शादी कर लूंगा, और इसी से अपनी दूसरी औलाद। अभी वो अपनी बात पूरी करता कि वो बेहोश होकर गिर चुकी थी। शाहनवाज ने बेजारगी से इसे देखा। इसके अंदर की इंसानियत मर चुकी थी। बाहर निकलकर इसने यहाँ वहाँ देखा। महर को देखते इसने इसे आवाज देकर एन को देखने का कहा, और फिर बाहर निकल गया हवेली से। डॉक्टर ने इसे खुद का ध्यान रखने का कहा था। अभी शुरू के दिन थे, और वो काफी कमजोर थी, सो एहतियात जरूरी थी। वो अंदर ही अंदर डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। इसे खतरा था कि शाहनवाज इसके बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। क्या बकवास कर रही थी नीचे? इसे कमरे में लाकर झटके से छोड़ा था इसने। क्या किया हमने? अपनी बहन के हक में आवाज उठाई है हमने। महर ने आम से अंदाज में कहा। तुम्हारी बहन के मुंह में जबान नहीं है थी, लेकिन आपके भाई की मारपीट ने वो भी छीन ली। आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफदह क्या है? खुद की इज्जत को भरे बाजार में नीलाम होते देखना, खुद के मर्द को इंसान से हैवान बनता देखना। लोगों का कहना आसान है कि इनका आपस का मामला है, लेकिन क्या इंसानियत बाकी नहीं बची? मैं हमेशा से खामोश रही हूँ, लेकिन आज अपनी बहन की हालत मुझसे देखी नहीं गई। इसे इतने बुरे तरीके से मारा गया है। आप मर्द सिर्फ एक औरत पर बर्तरी हासिल करना चाहते हैं, और पता है आप कामयाब भी हो जाएंगे, क्योंकि आपके जोर बाजू में ताकत है, और हम मामूली से वजूद जिन्हें रौंद दिया जाता है। क्या एक भी पल ख्याल नहीं उठा होगा इनके सीने में कि अगर कल को इनकी बेटी के साथ भी ऐसा सुलूक हुआ तो वो क्या महसूस करेंगे? महर, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। आप लोगों को लगता है कि आप औरत के साथ कुछ भी सुलूक करेंगे, लेकिन वो आपसे मोहब्बत करती रहेगी। ये मुमकिन नहीं है। अगर आपने इनकी इज्जत न की, तो मोहब्बत भी एक गाली है हमारे लिए। फाजिल खान ने धीरे से इसे हिसार में लिया। वो जो कह रही थी बिल्कुल बजा था, लेकिन तुम्हें सबके सामने ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। फाजिल खान ने इसे इसकी गलती का एहसास दिलाना चाहा, लेकिन कभी तो अपनी गलती माना करो। महरीन खान, ऐसा मुमकिन नहीं है कि हर बार तुम हक पर हो। हर बात करने का एक तरीका होता है। तुम आहिस्ता आवाज और आराम से अपनी बात कह सकती थी। क्या वैसे मेरी सुनी जाती? इसने गहरी सांस भरते कहा। आगाज तो करती। आवाज ऊंची कर लेने से बात का मफहूम नहीं बदल जाता। वो सब बड़े हैं तुमसे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा तुम तमाम लोगों के सामने तहजीब से पेश आओगी। फाजिल खान ने इसके बालों पर लब रखे और निकलता चला गया। वो इसे सोचने का मौका देना चाहता था। वो वापस शहर चला गया था। अब की बार वापसी पर इसने काफी हंगामा किया था। वो एन को छोड़ना चाहता था। वजह पूछने पर इसने सबको बता दिया था
कि वो किसी दूसरी औरत से दूसरी शादी करना चाहता है। सब सुनकर खामोश हो गए थे। लेकिन अभी ये मुमकिन नहीं। तुम्हारा बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं आया। ज़ैनब खान गुस्से से बोली। ये औलाद इन्हें रोजाना जलील करवाती थी। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं इसे बता चुका हूँ। तो जल्दी फारिग हो ये इस मसले से। तुम अपनी औलाद को मसला कह रहे हो। बेगैरत इंसान। सरदार हश्तम ने आगे बढ़ते इसके चेहरे पर एक थप्पड़ लगाया था। हाँ, नहीं चाहिए ये औलाद मुझे। इस औरत से नफरत है मुझे। नफरत। मैं मार दूंगा इसे जान से। इसने एन की तरफ बढ़ते इसे जोर से धक्का दिया था। ये सब मिनटों में हुआ था। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा करेगा। इसका धक्का इतना शदीद था कि एन पीछे जा गिरी थी। सर साथ पड़े मेज से टकराया था, जहां से खून अब भल भल निकल रहा था। महद खान ने भाई को धक्का देते बाज रखा था। इन सब से आयजा एक तरफ खड़ी सब तमाशा देख रही थी। सब इसे कुछ कहते कि एक खान की चीख पूरी हवेली में गूंजी थी। सबको एक ही खतरा था कि कहीं इसके बच्चे को, लेकिन होनी को कौन रोक सकता था। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके केस में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये काफी कमजोर हैं और डिप्रेशन का शिकार हैं। लेकिन आपने एहतियात नहीं की। सो ये तो अब ठीक है, लेकिन सॉरी टू से हम बच्चे को नहीं बचा सके। ये अल्फाज इसने अपने कानों से सुने थे और फूट फूट कर ऐसा रोई थी कि कोई इसे संभाल नहीं पाया था। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। नफरत है मुझे इस 2 टके के आदमी से जो अपनी ही औलाद का कातिल निकला। वो चीख चीख कर कह रही थी। इसने खुला लेने का फैसला सबके गोश गुजार दिया था। अगले हफ्ते वो दुबई के लिए निकल गए थे, वो भी आयजा की फरमाइश पर। सरदार हश्तम चाहते थे कि अभी वो घर पर ठहरे, क्योंकि मेहमानों का आना जाना काफी था। लेकिन आयजा ने बमुश्किल एक हफ्ते इंतजार किया था और जिद लगाई थी कि जाना है बस। वो कहीं बाहर घूमना चाहती है। महद खान को इसकी बात माननी पड़ी थी। 1 महीना गुजारा था इन्होंने वहाँ। वो 1 महीना महद खान और आयजा शाह की जिंदगी का बेहतरीन 1 महीना था। आयजा शाह ने वो सब मनवाया था महद खान से जो वो चाहती थी। ऐसा नहीं था कि महद को वो सब पसंद था, पर मोहब्बत अच्छे अच्छों को बदल देती है। वो तो एक आम सा इंसान था, नहीं जानता था कि हर उरूस के बाद जवाल है। वापस आते आयजा बिना किसी से मिले सो गई थी। वो सबसे पहले अपने माँ बाप से मिलने गया था और घंटा इनसे बैठकर बातें की थी। घर के सभी लोगों का हाल अहवाल जाना था और ये भी कि शाहनवाज अपने ही बच्चे की जान लेकर अब भी गायब था। इसे अफसोस हुआ था, इसे हमदर्दी थी दिली एन खान के साथ, जिसके साथ ये सब हुआ था। बाबा, तो अब क्या करना है? इसने पुरसोच अंदाज में पूछा। कुछ नहीं, एन अब मजीद शाहनवाज के साथ नहीं रहना चाहती। वो अलगी चाहती है। इन्होंने संजीदगी से कहा। तो ठीक है, दिलवाए खुला। किस बात की देरी है? क्या हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि लाला इसे जान से मार दे? लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है। हम इन बेटी के बारे में सोच रहे हैं। इनकी आगे सारी जिंदगी पड़ी है। अकेले कैसे? बस करे बाबा, आप खुला दिलवाए, आगे जो होगा देखा जाएगा। इसने हतमी लहजे में कहा तो इन्होंने भी कुछ सोचते हाँ में सर हिलाया। बड़ा खुरदार, अब अपनी बीवी को कहिए कि यहाँ की तौर तरीके सीखे। इसका ये हुलिया यहाँ काबिले कबूल नहीं। इनका इशारा इसके पैंट शर्ट की तरफ था जो अक्सर इसने पहना होता था। जी बाबा, मैं समझाऊंगा। ना जाने क्यों, लेकिन इसे शर्मिंदगी ने आन घेरा। वो जानता था बाबा इससे ऐसी बात न करते, लेकिन शायद इसे घर की औरतें कह चुकी थी। वो नहीं मानी थी, तो सरदार हश्तम को कहना पड़ा था। वो सीधा अपने कमरे में आया, जहां वो ऐसे ही हुलिये में बैठी थी। आयजा, कुछ बातें आज करनी है तुमसे, जरूरी। यहाँ आओ। सोफे पर इसे इशारा किया तो वो मुंह बिसूरती मैगजीन रखती वहां आई। हम बोलो। व्हाट्सएप के स्टेटस चेक करते बोली। तुम अब ये पैंट शर्ट नहीं पहनोगी, कुर्ता शलवार पहनो।
अच्छा लगेगा तुम पर, और एक किस्म का चेंज भी हो जाएगा। इसकी बात सुनते आयजा शाह ने झटके से सर उठाया। आर यू किडिंग महत, मैं क्यों अपना पहनावा किसी के लिए बदलूंगी? किसी के लिए नहीं, मेरे लिए। इसने आपकी सख्त लहजा अपनाया। किसी के लिए नहीं, मतलब किसी के लिए भी नहीं। तुम भी नहीं। सॉरी टू से, इसने वापस फोन पर निगाहें घुमाते कहा तो इसे अपनी तजलील महसूस हुई। इसका फोन झटके से इसके हाथ से लेता, सामने बेड पर फेंका। कमरे में पहन सकती हो, बाहर नहीं, ये मुनासिब नहीं, मैं पहले ही समझा चुका हूँ। और हाँ, यहाँ 1000 मुलाजिम भी हैं। अच्छा नहीं लगता, और मुलाजिम सारे काम करते हैं, लेकिन किचन औरतें चलाती हैं। कोशिश करो, कल से तुम भी सबका हाथ बटाओ। इस दिन के बाद मामलात में ठहराव आ गया था। हर सू खामोशी थी, यानी रावी चैन ही चैन लिख रहा था। फाजिल खान से इसकी मुलाकात दोबारा नहीं हुई थी। दिन भी जरा से गुजर रहे थे। फाजिल खान शहर जा चुका था। क्यों? कोई नहीं जानता था, सिवाय चंद एक के। महर ने इसे तलाश था पूरी हवेली में, लेकिन वो था नहीं, तो मिलता कैसे? इसने भी कोशिश तर्क कर दी थी, लेकिन इसकी कुर्बत के लम्हात जहन से चिपक गए थे। जैसे फाजिल खान शहर आ तो गया था, लेकिन इसे करना क्या था, वो अभी नहीं जानता था। महर से किए वादे इसके दिल पर लिखे थे। वो इससे मोहब्बत करता था, इसकी हर खामी इसे कबूल थी, लेकिन वो जानता था महर इसे कभी भी वो इज्जत नहीं देती या देगी जिसका वो हकदार है, तब तक जब तक वो इसके मुताबिक न हो जाए। वो जो सोचा करता था कि फाजिल खान को कोई नहीं बदल सकता, तो मोहब्बत ने बदल दिया था इसे। इसने खुद को महर के रंग में रंगने की इजाजत दे दी थी। वो एमबीए कर चुका था। हवेली का हर मर्द बाहर के ममालिक से आला तालीम हासिल कर चुका था। इसे यहाँ अपने बलबूते पर रहना था। वो जानता था इनके पास इतना बिजनेस और जमीनें हैं कि वो और इसकी आने वाली नस्लें बैठकर खा सकती थी। लेकिन इसे अब खुद कुछ करना था। अगर बदलना ही था, तो पहले पहल इसे खुद का बोझ उठाना था, ताकि कल को वो महर की ख्वाहिशात को पूरा कर सके। 2 दिन इसने महज ये सोचने में गुजारे थे कि वो जिंदगी का पहला कदम कहाँ से रखे। हाँ, प्रोफेसर्स, एक उस्ताद बनना बेहतरीन इंतखाब था, एक काबिले इज्जत शोबा। इसे कल ही इंटरव्यूज देने थे। ये काम भी इसके लिए मुश्किल न था, क्योंकि इनकी इतनी अप्रोच तो थी कि वो अपने नाम से ही काम करवा लेता। लेकिन अब की बार फाजिल खान को सब अपने दम से करना था। वो महर को आने से पहले मिल चुका था, जब वो सो रही थी। जरूरी नहीं है कि हर बार मोहब्बत में औरत बदले, कुछ मर्द भी ये करते हैं। महर ने इसको पूरी हवेली में तलाशा था, लेकिन वो शायद चला गया था। इसने किसी से इसके बारे में नहीं पूछा था। एक तरह का सुकून ही था। वो सुबह के वक्त करीबी स्कूल में पढ़ा रही थी। दिन वही गुजर जाता था, घर में एन के करीब, या रात को मुख्तलिफ अफसाने पढ़ते। अभी भी वो स्कूल से पढ़ा कर आई थी, जब शाह नवाज अंदर दाखिल हुआ। पानी पिलाओ, किसी नौकर को न देखते, इसने महर को कहा। महर ने खामोशी से इसे पानी डाल दिया था, लेकिन इसका अंदाज इसे शदीद जहर लगा था। यू ठंडा पानी बोला है, वो चिल्लाकर बोला। गिलास वो दूर फेंक चुका था। अपनी हद में रहिए, मिस्टर शाह नवाज। मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारी, तुम नौकर ही हो। इस घर की औरतें मर्दों के हुक्म की पाबंद हैं। आसान अल्फाज में कहें तो नौकर ही होता है। ऐसा तुम गिरी हुई सोच के इंसान को लगता है। मत भूलो, तुम्हें जन्म देने वाली भी एक औरत है। वो चीख रहा था, लेकिन महर का अंदाज आहिस्ता था। ठंडा पानी लेकर आओ, फौरन से पहले। इसने उंगली इसकी तरफ घुमाते हिकारत से कहा। ओह प्लीज, मैं नहीं हूँ, तमीज से बात करो, नहीं तो तुम जैसों से हमें निपटना आता है। औकात में रहो, जाहिल लड़की। वो तैश के आलम में आगे बढ़ा। इस वक्त जाहिल तो आप लग रहे हैं, वो भी पढ़े लिखे जाहिल। और हाँ, दूर रहकर बात करें, नहीं तो क्या करोगी? ये गाली अपने मुंह में रखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम गाली बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, तो तुम मुझे सिखाओगी? कर क्या लोगी?
एक दिन में तुम्हारा मुंह बंद करवा कर रख दूंगा। ये ही हो तुम मिस्टर शाहनवाज। और एक बात याद रखना, तुम्हारी इन गीदड़ भभकियों से हम नहीं डरते। और आइंदा जबान संभाल कर। अच्छा, वाकई गाली दी तो क्या वापस दोगी? इतनी हिम्मत नहीं दी हमने तुम औरतों को। नहीं, तुम्हारे मेयार तक नहीं गिरूंगी। बस एक थप्पड़ तुम्हारी इस मर्दानगी पर मारूंगी। महरीन खान, वो धाड़ा था और साथ पड़ा टेलीफोन स्टैंड जमीन बोस किया था। क्या हो रहा है यहाँ? महद खान ने अंदर दाखिल होते कहा। चूंकि घर के तमाम लोग किसी शादी में मदऊ थे, तो कोई घर पर न था। नौकर सारे अपने क्वार्टर्स में थे। वो जो अभी बाहर से आया था, आखिर की चंद बातें इनकी सुन चुका था। ये घर की औरतों को लगाम दिलवाओ। महद खान अपने चहीते बाप से कहकर, ये अपनी औकात भूल गई है। इस खानदान का खून होने की वजह से औकात एक ही है सबकी, लाला। और दूसरा, दोबारा किसी औरत को गाली मत देना। छोटे हो, छोटे रहो, हमारा दिमाग न गर्म करो। दिमाग आपका ठिकाने पर रहता कब है? खैर, महरीन खान, आप अपने कमरे में जाइए और बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि हर बार बहस जरूरी नहीं होती, कभी अक्ल से भी काम लिया जा सकता है। वो दोनों को कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। महर ने भी अपने कमरे का रुख किया। इस घर में एक ही मर्द था जो दूसरों को चुप करवाने का हुनर रखता था, और वो था महद खान। वो हक की बात करता था। हाँ, वो बेहतर था इन सब से। इसे कभी किसी से लड़ते या जबान दराजी करते नहीं पाया गया था, बल्कि वो गाहे बगाहे औरतों की हिमायत करता था। हाँ, कुछ बात तो थी महद खान में। महर जान ने आज इसे खुलकर सोचा था। वो ठीक कह रहा था। हर बार जरूरी नहीं है कि मर्द से बहस की जाए। कभी कभी खामोशी बेहतर है, क्योंकि आज वो अकेली थी घर में, और मर्द कब एक भेड़िए का रूप अख्तियार कर ले, अपने गुस्से में, कोई नहीं जानता। दिल में आज कुछ इज्जत बनी थी महद खान की, क्योंकि सामने वाले के मेयार तक गिरोगे तो क्या फर्क इसमें और तुम में? सब मर्द एक जैसे नहीं हैं। आज की रात महर खान इस इख्तिताम पर पहुंची थी। हवेली में सन्नाटा छा गया था। जो हुआ था वो किसी ने नहीं सोचा था। जहां चंद लम्हे पहले इसके मां बनने की खबर सुनकर शादियाने बजे थे, अब वहां शोक का सा आलम था। वो अपने घर जा चुकी थी और इसका एक ही मुतालबा था कि बस खुला चाहिए। वो औरत होकर सह रही थी, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के कातिल के साथ नहीं रह सकती थी। सबने खामोशी साध ली थी, जैसे इनके फैसले पर राजी हों। अब कुछ नहीं बचा था। शाहनवाज अपना हिस्सा लेकर जा चुका था। इसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। इसने दूसरी शादी कर ली थी इसी रात, जिस रात इसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही लौट गया था। लेकिन इन खान की बद्दुआओं का असर था कि वो औरत इसे लूटकर जा चुकी थी। इसका सब लूट चुकी थी। वो खाली हाथ वहां रह गया था, लेकिन अब इसकी हालत से किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। एन खान ने खुला का केस दायर कर दिया था, और खुला हो गई थी कि इसके अलावा शाहनवाज के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। एक ठहराव आ गया था सबकी जिंदगी में। एन ने अपने आप को अलग कर लिया था सबसे। वो जो इसके साथ हुआ, इसे भूलना चाह रही थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसका नाम हमेशा के लिए शाहनवाज से अलग हो गया था। इसने सुकून का सांस खारिज किया था। जिंदगी बहुत मुश्किल रही थी इसकी। इसने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि इसके लिए कभी खुशियां आएंगी या लिखी गई हैं, लेकिन नहीं जानती थी रब के कामों को। मायूसी एक कुफ्र है, और रब अपने बंदे पर इसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डालता और न आजमाता है इन्हें। शायद इसकी जिंदगी में तकलीफों और आजमाइश का इतना ही दौरानिया था। वक्त बदलने वाला था, कैसे और कब, ये कोई नहीं जानता था। महद खान, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं और किचन, रियली, मैंने कभी पानी उठकर नहीं पिया। ये नौकरानियों वाले काम नहीं होते मुझसे। शादी के बाद बहुत कुछ करना पड़ता है। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हेल्प करवानी है। और नहीं कुछ आता तो मामा सिखा देंगी। आपके इसने बात खत्म करते घड़ी उतारते कहा,
तो वो भी अपना फोन वापस उठाती बैठ गई, जैसे फर्क ही न पड़ा हो। और वाकई इसे फर्क नहीं पड़ा था। अगली कई सुबह वो उठकर आकर बैठ जाती और नाश्ता करके वापस कमरे में बंद हो जाती। अभी वो पैंट के ऊपर शॉर्ट कुर्ता पहने जमाई लेते बाहर आई और टेबल पर आकर बैठ गई। सबको, खास तौर पर महत खान को इसका ये अंदाज जहर लगा था, लेकिन नजरअंदाज कर गया। आयजा, जाओ, अच्छे से फ्रेश होकर आओ। इसने इसे वहां से उठाना चाहा, क्योंकि वो इसके बाबा की जगह थी, जहां सिर्फ वही बैठते थे। ओहो महत, नजर नहीं आ रहा, फ्रेश होकर आई हूँ। इसके जवाब से सब औरतों ने एक साथ इसे देखा। अच्छा, उठिए यहाँ से, ये ताया जान की जगह है। चून की महर भी वही थी आजकल, तो इसे देखती बोली, यार, नाम थोड़ी न लिखा है, जो आए वो खाली कुर्सी पर बैठ जाए। उफ, आयजा, बकवास नहीं, बाबा की जगह है ये, यहाँ कोई नहीं बैठता। उठो यहाँ से। आपकी महत खान ने अपनी हथेली जोर से टेबल पर मारी और तैश में खड़ा हुआ। आयजा ने एक नजर सबको देखा। सब इसे ही हिकारत से देख रहे थे, और एक नजर महत को। नहीं, महत खान को गुस्सा नहीं दिलवाना था इसे। महत खान के दम पर ये सब अयाशी थी। वो फौरन उठी और जाकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। सरदार हश्तम भी आए और नाश्ता शुरू किया गया। सब खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। वो बेजारी से सबको पराठे खाता देख रही थी। क्या ओट्स नहीं मिलते यहाँ? इसकी बात पर एक बार फिर निगाहें इसकी तरफ उठी थी। मिल जाएंगे बेटा, आज मंगवा देंगे हम, शहर की मार्केट से। अभी के लिए ये ब्रेड खा लें। जैनब बेगम ने कहा तो इसने मुंह बिसूर कर ब्रेड की ट्रे इनके हाथ से ली। उफ, कहाँ इन पेंडू में फंस गई हूँ। मुझे लगता है महत को किसी तरह कन्विंस करना पड़ेगा कि अलग घर ले, इनके साथ रहना तो मुमकिन नहीं। उफ, इसने दिल में सोचा। एन को आता देख, इससे समेत सबकी निगाहें इसकी तरफ गई थी। आइए एन बेटा, यहाँ बैठ जाए, जगह नहीं है। सरदार हश्तम, जो नाश्ता कर चुके थे, उठ खड़े हुए और एन को अपनी जगह बैठने का कहा। इसने हैरत से सबको देखा। कुछ लम्हे पहले इसके बैठने पर कैसे बवाल हुआ था, और अब इस लड़की को सर आंखों पर बिठाया जा रहा था। इससे हजम न हुआ। सरदार हश्तम जा चुके थे। सब औरतें एन की तरफ मुतवज्जह थीं। इसे खाना खिलाने में इसने सबको एक नजर देखा और बोली, ये वही है ना जिसके शौहर ने इसका बच्चा मार दिया था और अब इसे तलाक दे दी है। इसके कहते ही इस हाल में मौत जैसा सकता छा गया। जबान संभाल कर लड़की, अब की बार नाजिया बेगम बोली थी, लो, मैंने तो बस पूछा है, वैसे ये अपने घर क्यों नहीं जाती? अब तो इसका यहाँ रहना मुनासिब नहीं। यहाँ सब दूसरे मर्द हैं। मतलब, शट अप आयजा, उठो और दफा हो जाओ कमरे में। महत खान की बर्दाश्त की इंतहा होते ही वो चीखा था। एन ने नम आंखें झुकाई। इनके घर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और शाहनवाज आजकल अस्पताल में था, इसलिए वो वहाँ रह रही थी। एन यहाँ रहती है या नहीं? आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात न सुनूं। आयजा, अब की बार जैनब खान का लहजा सख्त था। अरे यार, मैंने कौन सा इसको गोली मार दी है? इतना ही तो कहा है। और इसके शौहर ने बच्चा मार दिया तो मार दिया, अब क्या? वैसे भी यहाँ सारे मर्दों ने ही औरतों को घिनचकर बना रखा है। अब आपको ही देख लो। वो बदतमीजी से जैनब खान को देखकर बोली। चटाक। महत खान का हाथ उठा था। आयजा ने सदमे से इसे देखा। क्या ये वही शख्स था जो इससे रोज मोहब्बत के दावे किया करता है? हाउ डेयर यू! इसने आगे बढ़ते महत खान को धक्का दिया तो सब शशदर रह गए। आपकी शोर सुनकर सरदार हश्तम भी निकल आए। ये मंजर इन्होंने भी देखा था। ये क्या बदतमीजी है लड़की? बदतमीजी तो आप लोग कर रहे हैं। मैं कब से खामोश थी। मेरे शौहर के कान भरते। शर्म नहीं आती? ये पहनो, वो न पहनो, तुम लोगों का नहीं पहन रही। मेरे बाप के दिलवाए कपड़े हैं। खाना बनाओ, हाथ बटाओ, माई फुट, ये सब चौ चले ना, मुझसे नहीं होते। इसने बेजारी से कहा। महत खान एक तरफ साकित खड़ा था।
कहने को कहाँ कुछ बाकी था। ये रूप कहाँ था इतने महीनों से इसका। तो शादी क्यों की तुमने हमारे बेटे से। अब की बार दराब खान ने हिस्सा लिया, जो तब से सब तमाशा देख रहे थे। ये शख्स मेरी मोहब्बत में पागल था। मुझे तो लगा था जैसे मोहब्बत के दम भरता है, सर आंखों पर बिठाएगा, इतनी जायदाद है, सब मेरे नाम कर देगा। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। ये करो, वो ना करो, ऐसे बैठो, ऐसे सांस लो, अजीब जबरदस्ती है। इसने सबको देखते हिकारत से कहा। सरदार हश्तम ने एक बार अपने बेटे की तरफ देखा, जिसकी आंखों में टूटे ख्वाबों की करचियां थीं और गर्दन हल्की सी झुकी थी। चेहरा अहानत के एहसास से सुर्ख था। जायदाद चाहिए। सरदार हश्तम की आवाज पर वहां मौत जैसी खामोशी छा गई। सब इसके जवाब के मुंतजिर थे। महद खान ने एक कदम आगे बढ़ाया। बात इतनी नहीं बड़ी थी, वो मोहब्बत से सब संभाल लेता। एक आखिरी कोशिश। वो जानता था वो न कहेगी, क्योंकि इसका बाप भी अच्छा खासा अमीर था। तो इसे इसकी दौलत से क्या चाहिए था। हाँ, इसके उठते कदम वहीं थमे। इसे लगा जैसे भरी महफिल में किसी ने इसे कोड़े मारे हों। फाजिल खान आयजा की तरफ तैश में बढ़ता कि महद खान ने इससे इसे रोका। क्या चाहिए। डूबते दिल के साथ, लर्जते लबों से इसके ये लफ्ज बमुश्किल अदा हुए थे। तुम्हारे नाम की सारी जायदाद। इसने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मजाक कर रही हो ना आयजा। यार, तुमसे तो मोहब्बत की थी मैंने। और तुमने। इसने झुके कंधों से कहा। लड़की, अपनी हद में रहो। बेहतर यही है कि यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले हम पुलिस को बुलाएं। दराब खान भी अब आपे से बाहर होते दिखाई दिए थे। क्यों, बस यही थी मोहब्बत। मिस्टर महद खान, बाबा। इसने मुड़कर एक नजर अपने बाप को देखते हाँ में सर हिलाया था। वो एक नजर इसके बाप का कलेजा चीर गई थी। ठीक है, ऐसी 1000 जमीनें मेरे बेटे के सदके वार दूं मैं। मिल जाएगा सब, लेकिन इसके बाद खुद को गुम कर लेना, हमेशा के लिए। नहीं तो हम खुद को काबू में नहीं रख पाएंगे। 1 मिनट, सिर्फ एक बार बताओ, आखिर क्यों किया। मुझसे मोहब्बत नहीं हुई तुम्हें। महद खान ने ठहरे लहजे में पूछा। ऐन खान ने हैरत से इस मर्द को देखा, जो आज एक लड़की के लिए रो रहा था, और एक इससे मुंसलिक मर्द था, जो इसे जूती की नोक पर रखता था। नहीं, तुम्हारी खूबसूरती ने मुतासिर किया था मुझे। तुम जिद बन गए थे मेरी। मेरी कोई भी दोस्त चाह कर भी तुम तक रसाई हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन मैंने कर दिखाया, तुम्हें तस्खीर कर लिया। देखो, इसने मुस्कुराते इसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। दौलत मेरे बाप के पास भी है, लेकिन एक छोटा सा बिजनेस है, जिसमें इस वक्त सिर्फ खसारा हो रहा है। तुमसे आधी दौलत भी नहीं है मेरे पास। बस एक ऐश भरी जिंदगी चाहिए है। हमेशा से मैंने तुम्हारे साथ भी गुजर जाती, लेकिन तुम सो कोल्ड मर्द बदल जाते हो। यार, काम करो, ये करो, वो करो, ये पहनो, यहाँ जाओ, लाइक सीरियसली। और इस हवेली की पागल औरतें इसे तहफ्फुज कहती हैं। जबान संभाल कर, नहीं तो धक्के मार कर निकलवाऊंगा यहाँ से। याद रखना। अब की फाजिल खान बोला। मैं, महद खान, अपने पूरे हो, अपने पूरे होश व हो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। हर बार ये अमल दोहराते इसका दिल कांपा था। इस लड़की से इसने खुद से ज्यादा मोहब्बत की थी, जो इसे भरी महफिल में जलील और रुस्वा करवा गई थी। वो शख्स जिसके लिए इज्जत और मान सब था, आज वो लड़की इसे खाली दामन करती चली गई थी। आयजा शाह ने तमस्कुर से इसे देखा और बाहर निकल गई। वो सीढ़ियां फलांगता अपने कमरे में आया और जोरदार झटके से दरवाजा बंद किया। आह, इसने अपने सर के बालों को मुट्ठी में दबोचा। मैं ही क्यों। फाजिल खान और बाकी लोग मुसलसल दरवाजा बजाते रहे, लेकिन नाकाम रहे थे। इसने न दरवाजा खोलना था, न खोला। रात के आखिरी पहर, सरदार हश्तम थके कदमों से इसके दरवाजे को दूसरी चाबी से खोलते अंदर दाखिल हुए और इसे देखा, जो सोफे के साथ नीचे गिरा पड़ा था। वो भागकर इसके पास आए।
दरवाजा बंद करके इसके पास नीचे बैठते, इसका सर अपनी गोद में रखा। शेर इतनी जल्दी हार मान गया। मैं शेर नहीं रहा, अब मर गया हूँ। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, वो छोड़ गई मुझे। इसने सरदार हश्तम को देखते कहा, लानत है मेरी मोहब्बत पर कि मैं इसे बदल नहीं सका। इसके दिल में खुद के लिए मोहब्बत पैदा नहीं कर सका। वो मर्द रोता अब खामोश हो गया था। सरदार हश्तम ने इसे देखते एक आखिरी फैसला लिया था। क्या वो तो वक्त ही बताने वाला था। आज के बाद इस लड़की का नाम हम तुम्हारे मुंह से नहीं सुनेंगे। महत खान, इन्होंने सख्त लहजे में कहा, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से, वहशत होती है मुझे यहाँ। इसने इर्द गिर्द देखते कहा, कहाँ जाओगे? हकीकत कहीं भी नहीं बदलेगी। इसका सामना करो और आगे बढ़ो। जिंदगी पड़ी है अभी, नहीं बढ़ना मुझे अब आगे कभी भी। यही है महत खान, एक टूटा और बिखरा हुआ शख्स। ये महत खान मेरा शेर नहीं है, सो गया है वो कहीं। एक दिन वही महत खान हमारे सामने होगा, ये वादा है मेरा आपसे। इन्होंने इसके सर पर बोसा देते कहा। अगले चंद रोज शहर की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में फाजिल खान ने इंटरव्यू दिया था। जीरो एक्सपीरियंस की वजह से इसे जल्द जॉब मिलना मुश्किल था। आज इसे मालूम हुआ था कि थकन किसे कहते हैं। बचपन से सब चीजें बनी बनाई मिल जाती थी, दौलत की कभी कमी नहीं रही थी। आज वो बिस्तर पर लेटते ही नींद की वादियों में गुम हो गया था, क्योंकि आज इसने मेहनत की थी। कुछ दिनों में शहर में चूंकि इसके कई दोस्त थे, लेकिन वो इतना क्लोज किसी से नहीं रहा था। एक दोस्त के तवस्सुत से वो एक यूनिवर्सिटी में जॉब हासिल करने में कामयाब रहा था। कल इसका पहला दिन था। इतने दिनों की थकन के बाद आज वो कुछ पुरसुकून था। सोफे पर वो आड़ा तिरछा लेटा ख्यालों की दुनिया में था। महर, ये सिर्फ तुम्हारे लिए क्या था, लेकिन अंदाजा नहीं था कि किसी रोज ठोकरें खाते रोजी के लिए इतना लड़ना पड़ेगा। आज एहसास होता है कि वो लोग कैसे कमाते हैं जो हमारे घर में काम करते हैं, हमारे आगे पीछे घूमते हैं। इसे आज हर प्रोफेशन खास लगा था। इसने जाना था कि जो सुकून खुद कमाने में है, शायद वो किसी में न हो। वो परजोश था जिंदगी के इस नए सफर के लिए। पहले पहल इसे लगा था वो ये सिर्फ महर के लिए कर रहा है, लेकिन इसे अब अंदाजा हुआ था कि नहीं, ये तो वो असल में खुद के लिए कर रहा था। वो खुद को एहसास दिला रहा था कि वो अपने बलबूते पर कुछ कर सकता है। मैं बदल जाऊंगा महर, इसने सिगरेट सुलगाते सोचा। इस दिन से इसने शराब को हाथ नहीं लगाया था। वो वैसे भी नहीं पीता था। इसने जिंदगी में एक बार इस हराम मशरूब को हाथ लगाया था, तब भी एक ही घूंट गले में उतारा था। लेकिन सिगरेट इसने कम नहीं की थी। ये इसके बस में नहीं था। रिंगटोन की आवाज ने इसे दुनिया में लापटका था। स्क्रीन पर ब्लिंक होता नाम लैला का था। इसने गहरी सांस भरी। जब सब खत्म करने की ठान ली थी, तो ये भी क्यों नहीं। इसने कॉल रिसीव की। अरे खान साहब, आप तो ईद का चांद ही हो गए। मेरे जराया के मुताबिक आप इस वक्त शहर में हैं, लेकिन हैरानगी की बात है हमें मुलाकात का शर्फ नहीं बख्शा। लैला, देखो, आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊंगा। इसने गला खनखारते कहा। तो हम आ जाएंगे, मुकाबिल की शौक आवाज गूंजी। न तुम आओगी, न मैं, और न अब कोई राबता होगा हमारे दरमियान। क्यों जी, कोई नई मिल गई है क्या? ऐसी बात नहीं है लैला, लेकिन मैं एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता हूँ। फाजिल खान को समझ न आया कि इसे अपना मौकिफ कैसे समझाए। मतलब छोरी का मामला है। इसने आंखें बंद की तो इसका हसीन चेहरा नजर आया। तो इसके लिए हमें क्यों छोड़ रहे हो? वो वहाँ है, पर यहाँ कुछ वादे साथ बांध लाए हैं। तो मतलब मोहब्बत का मामला है। पता नहीं लैला, लेकिन वो मुझे भी आम मर्दों जैसा समझती थी। हमारे हर सवाल का एक एक जवाब हमेशा तैयार रहता है इसके पास। इसकी नजर में हमें खुद के लिए इज्जत नजर नहीं आती। इसे मोहब्बत नहीं है मुझसे। तकलीफ द पता है क्या है? खुद से मुंसलिक शख्स की आंखों में
खुद के लिए अजनबियत देखना, नापसंदीदगी का एहसास जानलेवा है। तब जब आप मुखालिफ पर जान वारते हो। मोहब्बत अजीब एहसास है ना, बादशाह को भी फकीर बना देता है। बिल्कुल नहीं, इसने खुद को बावर करवाया। लेकिन जब से वो मेरे नाम लिखी गई, मुझे एहसास हुआ कि कोई है इस दुनिया में जो मेरा है, सिर्फ मेरा। लेकिन वो तो हमसे शादी ही नहीं करना चाहती थी और अब निभाना नहीं चाहती। वो खामोश हुआ तो जबरदस्ती मनवाओ इसे अपना आप। ये तो बहुत ही आसान काम है, लैला ने सोचते जवाब दिया। मैं इसकी मर्दों से नफरत पर एक और जवाब नहीं बनना चाहता। इसके अंदेशे सच नहीं करना चाहता कि हर मर्द एक जैसा है। तो बदल जाओगे? कोशिश करूंगा। किस हद तक कामयाब होता हूँ नहीं जानता। वो बालों में हाथ फेर कर रह गया। हम दुआ करते हैं फाजिल खान कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए, लैला ने कहा तो वो मुस्कुराया। हमें माफ करना, लेकिन हमारा राबता और एक नाजायज ताल्लुक यही तक का था। इसने भारी होती आवाज से कहा। खुश रहो हमेशा, लैला ने कहते लाइन काट दी। फाजिल खान कई लम्हे ये सोचता रहा कि क्या वो इस गुनाह की माफी रब से कभी मांग पाएगा।